यदुराज सिंह पाल SRG जनपद फर्रुखाबाद। आज मैं आया हूँ कंपोजिट विद्यालय बेलासराय गजा विकास खंड शमशाबाद। आज विद्यालय को आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि किस कारण से ये विद्यालय हमारे जनपद के हर व्यक्ति, हर टीचर या समाज के हर व्यक्ति की जुबान पर चढ़ा हुआ है। बेलासराय गजा हाँ उनका कोई विद्यालय है शमशाबाद। मैं आज ये जांच करने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या बात है कि इस विद्यालय को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, इतनी ज्यादा प्रसिद्धि मिली हुई है। आते हैं, मैं विद्यालय के अंदर प्रवेश करता हूँ। देखिए, इसको 5 स्टार के रूप में बेलासराय गजा का उद्घाटन CDO सर श्रीमान राजेंद्र पेंसिया जी ने किया था। और देखिए, पहले तो मैं ये दिखाना चाहूंगा आपको, देखिएगा चारों तरफ से किस तरीके से लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई विद्यालय अंदर चल रहा होगा। देखिए किस तरीके से इस वाटिका को सजाया गया है और इस गर्मी में भी कितने हरे भरे यहाँ के पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं अंदर चलता हूँ। विद्यालय का प्रांगण आप देख रहे होंगे कि कितना साफ सुथरा पड़ा हुआ है। और मैं ये चाहूँगा कि इस विद्यालय में सबसे पहले मैं यहाँ के वो प्रधानाध्यापक जी हैं उनसे बात करूँ। इसके बाद में थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा, देखिए शुरुआत में ही नहीं, इधर भी देखिए आप, चारों तरफ आपको ऐसा लगेगा कि इस रमणीक वातावरण में जब शिक्षा बच्चों को दी जाती होगी तो कितना अच्छे तरीके से बच्चे इस शिक्षा को ग्रहण करते होंगे। और संभवतया इसका जो वातावरण है विद्यालय का, ये भी इसकी शिक्षा में 4 चांद लगाता है निश्चित तौर से। आते हैं विद्यालय के ऑफिस में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी हैं। नमस्कार सर। श्री नीलेंद्र सिंह गंगवार जी, और आप काफी समय से इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। मैं थोड़ा सा आपका परिचय देने से पहले मैं अपने यहाँ आने की उत्सुकता के बारे में थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। मैं पेपर्स में पढ़ा करता था, लोगों के मुंह से सुना करता था बेलासराय गजा एक विद्यालय है। पेपर्स में जब इसकी उपलब्धियां आती थी, मन में बहुत इच्छा होती थी चल करके देखा जाए कैसा है विद्यालय, कैसे हैं शिक्षक यहाँ के। हर वर्ष हर समय, चाहे वो खेलकूद प्रतियोगिताएं हो रही हो, चाहे वो किसी प्रकार के कॉम्पिटिशन हो रहे हो, जनपद स्तर पर बेलासराय गजा, मंडल स्तर पर बेलासराय गजा, तो ये नाम सुनते सुनते एक ऐसी स्वाभाविक जिज्ञासा मन में पैदा हुई थी, चलना तो है ही। और जब एक बार आकर के यहाँ पर मैंने देखा तो वाकई जो नाम यहाँ का है उस तरीके का काम, जो बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो नाम है वो काम के देखते हुए नाम कम है। इस विद्यालय को तो प्रदेश में अच्छे विद्यालयों में स्थान मिलना चाहिए था। तो अब मैं बात करता हूँ। सर स्वागत है आपका। मैं SRG यदुराज सिंह पाल। सर, एक मैंने हल्का सा डेटा आपके विद्यालय आने से पहले कुछ तैयार किया है। इसमें मैंने आपके विद्यालय की टीम का, शिक्षकों का भी सहयोग लिया है। और अगर मैं ये कहूं कि मैं इसको गिनाना आरंभ करूं और इसको पूरा का पूरा पढ़ना शुरू करूं तो उपलब्धियों का तो इतना बड़ा अंबार लगा हुआ है, आपके विद्यालय का अचीवमेंट्स का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है। इसको गिनाएंगे तो आधा घंटा तो हमें पूरी उपलब्धियां गिनाने में लग जाएगा सर। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को कुछ न कुछ बातें तो ऐसी बताऊं जो बेलासराय गजा को बेलासराय गजा बना। सर, मैं सबसे पहले आ जाता हूं NMMS का आपका जो परिणाम है। आपने आरंभ किया था 2021-22 में, मात्र एक बच्चे का चयन आपका हुआ था 2021-22। और वो समय भी ऐसा था कि जब अभिभावक भी इसको नहीं समझते थे, समझाने में भी बहुत परेशानी होती थी। 22-23 में आकर के एकदम से 3 गुना यानी 3 हो गए, और 23-24 में आकर के 22-23 का 4 गुना अर्थात 12 हो गए, और 24-25 में अभी ये 10। और जो 12 में हुए थे उसमें भी सर जो एक बच्चा था आपका वो 2nd पोजीशन में था। ये NMMS का है आपका जो राजकीय आठम पद्धति विद्यालय है। 2022-23 में 2 बच्चे आपके यहाँ से चयनित हुए, 24-25 में 3 बच्चे हुए, नवोदय विद्यालय में 20-21 में 1 बच्चा चयनित हुआ, 24-25 में 1 बच्चा चयनित हुआ। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में 2023-24 में 3 बच्चे आपके चयनित हुए, और उसमें से वो तीनों बच्चे जो थे टॉप 5 में से थे। 24-25 में अगर हम जाते हैं तो फिर आपके यहाँ से 3 बच्चे राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में से चयनित हुए, जनपद स्तर पर चयनित हुए, और वो भी टॉप 5 में से 3 थे। जो आपके यहाँ जनपद स्तर की सामान्य ज्ञान की क्विज कराई गई, प्रतियोगिता कराई गई, उसमें आपके यहाँ से एक बच्चे का चयन हुआ और उसको 7,500 रुपए पुरस्कार के रूप में मिले। जनपद स्तरीय जो चित्रकला प्रतियोगिता हुई उसमें आपके यहाँ का बच्चा जो है तृतीय स्थान प्राप्त किया और उसको 5,000 रुपए का पुरस्कार मिला। सड़क सुरक्षा सप्ताह जब मनाया जाता है तो लगभग
प्रतिवर्ष ही आपके विद्यालय से एक दो बच्चे, चाहे वो निबंध प्रतियोगिता हो, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, हर कंपटीशन में आपके यहाँ से आते हैं। विद्या ज्ञान परीक्षा की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत अच्छी सर जो है ना राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं। 21-22 में एक बच्चा, 22-23 में एक बच्चा, 23-24 में 2 बच्चे, 24-25 में एक बच्चा ये फर्स्ट राउंड की परीक्षा पास इन्होंने की। हालांकि इनका फाइनल चयन नहीं हो पाया, लेकिन ये तो दिखाता ही है कि इन बच्चों के साथ मेहनत की गई। हिंदुस्तान ओलंपियाड में 2 छात्रों का चयन जनपद स्तरीय कविता प्रतियोगिता में हुआ। इंस्पायर अवार्ड में आपके यहाँ से 15-16 में 2 छात्रों का चयन हुआ था सर। अरे सबसे बड़ी बात इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो सैनिक स्कूल है सर, लाखों रुपए लोग देते हैं, कोच जाकर के बाहर कोचिंग करवाते हैं 6-6 महीने, तब कहीं बच्चे उनके आ पाते हैं। लेकिन सभी आ जाएं ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन आपके यहाँ 21-22 में सैनिक स्कूल में बच्चा चयनित हुआ। जनपद स्तरीय जितनी भी जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं, सुलेख प्रतियोगिता हुई, इसमें एक छात्र का चयन हुआ। जनपद स्तरीय निबंध प्रतियोगिता हुई, इसमें एक छात्र का चयन हुआ। खेल प्रतियोगिताओं की स्थिति तो ये है कि जहाँ से भी हम खेलों की बात करते हैं, जब खेल हमारे ब्लॉक स्तर से लेकर के जनपद स्तर से लेकर के मंडल स्तर और राज्य स्तर तक जब होते हैं, तो बेलासराय गजा का एक दबदबा रहता है। बहुत सी टीमें, बहुत से विद्यालयों की टीमें ये चाहती है कि बेलासराय गजा को अगली बार तो पछाड़ी गई, लेकिन होता हर बार यही है। देखिए मेरे पास डेटा है, 17-18 में राज्य स्तरीय प्रतिभागिता हुई आपके यहाँ, 18-19 में मंडल स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में आपके यहाँ से गए, 19-20 में आपकी टीम फिर मंडल स्तर पर गई, 22-23 में आपकी टीम फिर खो खो में मंडल स्तर पर गई, 23-24 में आपकी टीम फिर गई मंडल स्तर पर, और 24-25 में आपकी टीम वॉलीबॉल में गई। सर ये जो उपलब्धियों का एक ढेर है, मेरे पास तो कई पेज भरे हुए हैं। मैं अगर गिनाना चाहूंगा, अभी कुछ बीच में और लेता चलूंगा। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि इस सारी चीज की एक प्रधानाध्यापक के रूप में आप कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे योजना बनाते हैं सर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने हमारे विद्यालय बेलासराय गजा को इस काबिल समझा कि वहाँ पर एक वीडियो बनाया जाए। जी सर। इसके लिए आपका तहे दिल से हमारे टीम बेलासराय गजा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में आपने बताया, तो ये उपलब्धियां हम लोगों को टीम वर्क से मिली। जी सर। और जो टीम है हमारी शायद जिले की सबसे बेहतरीन टीम है, और हम लोग जिस सहयोग से काम करते हैं बिना किसी आपसी, जैसे फूड रहती बहुत स्कूलों में रहता है आपस में टेंशन वाली रहती है, तो इस तरह का यहाँ पर माहौल नहीं है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारा बहुत खुशनुमा माहौल है, जबकि लेडीज टीचर्स हमारे यहाँ ज्यादा हैं, 8 लेडीज टीचर्स हैं, बाकी 5 जेंट्स में हैं। जी सर। लेडीज के अंदर भी बड़ा सहयोग का भावना है। तो एक तो टीम वर्क के द्वारा हम ये लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, और दूसरा है हम लोगों का जुनून। जी। हम चाहते हैं कि जो हमारा परिवेश है, ग्रामीण परिवेश है, जी, कटरी का विद्यालय हमारा बिल्कुल गंगा के किनारे है, बिल्कुल गरीब बच्चे आते हैं। जी सर। तो उनका जो जीवन है उसको सुधारने का हम लोगों ने एक लक्ष्य ले रखा है। जी। कि किसी तरह से उनका जो जीवन स्तर है, बौद्धिक स्तर है, वो सुधरे। जी। तो वही लक्ष्य है, हम लोगों का जुनून है, उसी को लेके हम लोग प्लानिंग करते हैं और बच्चों को आगे ले जाते हैं। 2-3 प्रश्न आपके जवाब में से मैं लेना चाहूंगा। पहला तो ये कि आपने कहा कि टीम वर्क है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव सर इसके ठीक विपरीत है। केवल जनपद भर में से 2-3 विद्यालयों को मैं अपवाद के रूप में छोड़ देता हूँ। मेरा अपना अनुभव ये है, जहाँ ज्यादा स्टाफ है वहाँ पढ़ाई बिल्कुल चौपट है, वहाँ हर व्यक्ति अपनी मनमानी करता है। और आपने ये बताया कि हमारे यहाँ जो स्टाफ है, आपके यहाँ शायद 13 का स्टाफ है, तो 13 के स्टाफ को पहले तो सब टीचर्स के सामने, सामान्य टीचर के सामने यही आता है कि इसको मेंटेन कैसे। जबकि मैं देखता हूँ कि आपके यहाँ हर व्यक्ति कमिटेड है अपने काम के प्रति, उसको कहीं आदेश लेना नहीं पड़ता है, वो अपना स्वयं आदेश है, जो जिसको काम करना है लगा हुआ। इसको बनाने में भी दूसरा आपको समय लगा हुआ। ये व्यवस्था जो टीम बिल्डअप है, टीम भावना, इस भावना को विकसित करने में आपको समय लगा हुआ। हम लोगों ने एक सेटअप बना रखा है। जी सर। और एक टाइम टेबल है हमारा, सेटअप है पूरा। जी। कौन टीचर कौन सा वर्क करेगा। जी। उसमें कहीं पर दिक्कत आती है तो हम लोग बैठ के मीटिंग करते हैं। जी। और उसको तुरंत सॉर्ट आउट कर देते हैं। जी। हम लोग ये नहीं करते हैं किसी को दिक्कत आ रही है टाल दें उसको कि आज नहीं कल करेंगे। जी। तो उसको सॉर्ट आउट तुरंत ही किया जाता है। और ऐसा नहीं कि बीच में मन मुटाव चलता रहे 2-4 महीने तक, उसके बाद उसको समस्या को दूर किया जाए। हाँ। जैसे एक दिन में कोई समस्या आई, दिन में आई, आना स्वाभाविक है, क्योंकि बड़े परिवार में समस्याएं आती हैं। हाँ, तो उसे छुट्टी तक या 1-2 दिन में उसको सॉर्ट आउट कर दिया। और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी बात हाँ, है, एक दूसरे का ध्यान रखना। ध्यान रखते हैं। जैसे हम लोग जेंट्स हैं, बाकी लेडीज हैं, लेडीज। उनको बहुत
अदर समस्याएं भी समस्याएं हो सकती हैं। तो हम उन लोगों को ऐसा कार्य देते हैं जिससे वो सरल कार्य मिल जाए उनको और उनकी प्रतिभा का उपयोग भी हो जाए और उनको ज्यादा परेशानी भी बहुत तो हर चीज का। अब देखिए सर, ये जो चीजें आप बता रहे हैं, ये जो बातें बता रहे हैं, बस यही वो गूढ़ रहस्य हैं जो बेलासराय गजा को बेलासराय गजा। अन्यथा ये स्टाफ जो आपके यहाँ है इससे ज्यादा क्वालिफाइड है दूसरी जगहों पर, इससे ज्यादा जो लेबर करने वाले, ऐसा नहीं है, लेबर करने वाले नहीं है, लेकिन परिणाम वो नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते हैं वो आपने अभी बता दिया कि टीम वर्क आप इस तरीके से मैनेज करते हैं कि अगर किसी की कोई समस्या है भी तो वो समस्या 1-2 दिन के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएगी। वो व्यक्ति टीम से बाहर निकल के नहीं जा पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है ना इतना अच्छे तरीके से आप इसको मैनेज कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं दूसरे विषय पर और जाना चाहूंगा कि आपके यहाँ मैंने एक चीज आपके स्टाफ से ही जानी है और वो एक स्वाभाविक भी है। जब कोई विद्यालय इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी प्राप्त करता है, आपके यहाँ के कम से कम 10 गांव के तो बच्चे कम से कम आते ही। और मैं जब सुबह आया था तो मैंने ये देखा, ये तो मैंने आपसे अलग से थोड़ा सा टाइम ले लिया, आप तो बहुत बिजी थे सवेरे से मैं देख रहा हूँ। तो 10-10 गांवों के आपके यहाँ आते, चारों तरफ पॉपुलैरिटी है। दूसरे विद्यालयों में जब कहीं जाते हैं तो एक ही रोने को सुनाई पड़ता है मुझे टीचर्स का, अभिभावक सहयोग ही नहीं करते, क्या करें, अभिभावक साथ नहीं देते हैं। ये समस्याएं आपके सामने भी तो आती होंगी, आपकी टीम के सामने भी तो आती होंगी, फिर आप इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं? देखिए, अभिभावक को जब पता लगता है कि यहाँ पे हमारे बच्चों को कुछ मिल रहा है विद्यालय में जी, तो वो भी तैयार रहता है कि हम टाइम से बच्चे को स्कूल भेजें जी। हम लोगों को सिस्टम ऐसा है कि सुबह मॉर्निंग में सर आलोक सर है हमारे गेट पे खड़े होते हैं जी। जैसे 8 बजे का स्कूल है तो 8 बजे वो खड़े हो जाते हैं। तो 8 बजे के बाद जितने बच्चे लेट आते हैं जी, उनको अलग लाइन लगती है जी कि आप लेट क्यों आए, उनका कारण जाना जाता है, कारण जाना जाता है क्यों लेट आए, तो अलग लाइन उनकी लगती है। तो बच्चे को जब हम पर डे एक काम करते हैं तो धीरे धीरे उनका समय से आना शुरू हो जाता है जी। और हम हर बच्चे पे हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे जिस बच्चे के पास कॉपी नहीं है जी, तो उनका रखते हैं क्यों कॉपी नहीं है, गार्जियन जैसे सक्षम नहीं है तो हम लोग अलग से देखिए कॉपी वहाँ रखी हुई है जी, तो हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो बच्चे भी बड़ा छोटी सी कभी कभी समस्या होती है, पेंसिल नहीं उसके पास है इसलिए नहीं आ रहा है, वो गार्जियन के पास आप समतावाद जाने का टाइम नहीं है या पैसे नहीं है। हमारे बहुत सारे अभिभावक ऐसे भी हैं जो वास्तव में बच्चों को कॉपी पेंसिल उपलब्ध करा भी नहीं सकते जी। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा हमारे यहाँ बिना यूनिफॉर्म का नहीं है, कोई नहीं था, पूरे विद्यालय में कोई बच्चा एक भी बगैर यूनिफॉर्म। बल्कि मैं तो ये अभी कहूंगा, अभी मैंने जब ये कहा कि 2 बच्चों को बुला दीजिए तो उन बच्चों में से एक बच्चे का ये कहना था कि मेरी यूनिफॉर्म आज तैयार नहीं है इसलिए आ पाऊंगा। तो बच्चे के अंदर ये कॉन्शियसनेस पैदा हो जाना कि बगैर यूनिफॉर्म के जाना ही नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर आपकी। बिना नहाए नहीं जाना है, बिना यूनिफॉर्म नहीं जाना, बिना आई कार्ड नहीं है, बगैर आई कार्ड से। एक चीज और देखिए, मैं जब आया था तो मैं आपसे बाद में मिला था, मैं टीचर से भी नहीं मिला था। मैंने एक राउंड हर क्लास का लगाया। मुझे क्लास 1 और 6 को छोड़ दिया क्योंकि इनमें अभी आपके एडमिशन चल रहे हैं। इनको छोड़ करके बाद बाकी सारी क्लास मुझे 80% से ज्यादा। और बच्चों से जब मैंने बात की, और ये सर गर्मी का मौसम चल रहा है, खेतों में कटाई चल रही है, दूसरे विद्यालयों में जाइएगा सर जो है ना 10% बच्चे नहीं, और आपके यहाँ 80% 90%। तो इसके लिए क्या प्लानिंग, थोड़ा सा आप अगर बताएंगे ढंग से तो कम से कम मैं दूसरे टीचर्स को भी ये बता पाऊंगा कि ये टेक्निक आप भी अपना लीजिए ताकि आपके यहाँ भी उपस्थिति बढ़ सके। जब बच्चे स्कूल में आकर उनको खुशी मिलती है जी, अच्छा लगता है, तो बच्चे ऑटोमेटिक आते हैं। जब यहाँ पे उन्हें कुछ मिल रहा है जी, जैसे स्कूल में आए, अब यहाँ सुबह से बैठे हैं, छुट्टी तक एक भी क्लास नहीं लगेगी, पढ़ेंगे नहीं आएगा। अब यहाँ आके गेम पीरियड में गेम में खेलते हैं जी सर, पढ़ाई के पीरियड में पढ़ाई करते हैं, कृषि का पीरियड है तो उसमें अपना अलग करते हैं जी सर। अलग से हम लोगों ने जो स्मार्ट क्लास लगी हुई है वहाँ बच्चे भेज देते हैं, टीवी लगी हुई है वहाँ बैठते हैं, तो बच्चों को यहाँ एंजॉयमेंट भी होता है, पढ़ाई भी होती है, इसलिए वो कंटिन्यू यहाँ पर आते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, उनका अभी हम लोगों ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया था जी सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे निकले थे जो पूरी साल एक भी छुट्टी नहीं है, एक भी छुट्टी पूरी साल में, तो उनको हम लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि है, सील देकर उन ऐसे बच्चों को सम्मानित किया। नहीं, ये तो खैर मैं देखता रहता हूँ, आप जो सोशल मीडिया पर भी आपका देखता रहता हूँ कि किस तरीके से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज आपके यहाँ किए जाते हैं। सर बहुत ऊंचाई आपने प्राप्त कर ली है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अभी कहाँ तक जाने का इरादा है? लोगों का अपना हम लोग कर सकते हैं उतना करते हैं। अभी तो साल हम लोग 10 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। हम लोग पहले से लक्ष्य बना लेते हैं, जैसे हम लोगों को पता रहता है कि इस बार हमारे कितने बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं। एग्जाम देने से पहले हमारे टीचर जो एनएमएस की तैयारी कराते हैं ये पहले ही बता देते हैं इस बार सभी 10 या 11 बच्चे होंगे जी। लास्ट ईयर
हमारे टीचर ने बताया था कि इस बार 12 के लगभग हो जाएंगे। 12 के ऊपर ही होंगे, तो 12 बच्चे हो गए थे आपके 12 हुए लक्ष्य और वो शायद 12 आपके हुए थे और वो शायद जनपद का हाईएस्ट रिकॉर्ड भी, जनपद में सबसे ज्यादा थे। हम लोगों को हर बच्चे की क्षमता का पता है और जो हमारे टीचर हैं उनकी क्षमता का हमें पता है जी। कि हमारा कौन सा टीचर क्या कर सकता है, हम उसी क्षमता का प्रयोग कर लेते हैं। बस यही सबसे बड़ा रहस्य है सर। ये जो विद्यालय इसका जो नाम है यही उसका रहस्य है। आपको हर टीचर की क्षमता का पता है, आपको हर बच्चे की क्षमता का पता है, और कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनको नाम पता नहीं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है सर आपका। मैं सर बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, आप व्यस्त हैं, तो बस मैं यही चाहूंगा कि आपका ये विद्यालय बेलासराय गजा प्रदेश के टॉप मोस्ट विद्यालयों में गिना जाए और गिना जाएगा सर। निश्चित तौर से आपको आज नहीं तो कल रिकॉग्निशन मिलेगी, पहचान मिलेगी और आप सफलता के नए नए पायदान पर चढ़ते जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और जो काफी समय से 2-3 साल से एक तमन्ना थी कि बेलासराय गजा के टीचर से थोड़ा सा घनिष्ठता से बात की जाए, आज वो मेरी इच्छा भी पूरी हुई। मुलाकात करवाते हैं इस विद्यालय के इस प्रकार के शिक्षक जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस विद्यालय से जो भी बच्चे जिस क्षेत्र में भी चयनित होकर के जाते हैं, आप ज्ञान के शिक्षक हैं, क्या नाम है सर आपका? आलोक कुमार द्विवेदी जी हैं आप, और सर आप विज्ञान पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा ये शेयर करिएगा ताकि हमारे दूसरे शिक्षक साथी भी ये समझ सकें विज्ञान के लिए आप कैसे योजना बनाते हैं। देखिए विज्ञान सर कठिन विषयों में से आता है और कठिन विषय को बच्चों को इस तरीके से सहज ढंग से सरलता से समझा देते हैं। अभी मैं क्लासेस में गया था तो बच्चे आपके इस तरीके से जवाब दे रहे हैं, ऐसे लगता ही नहीं है कि वो हमारे प्रकार के ग्रामीण परिवेश से आए हुए बच्चे हैं। कैसे आप विज्ञान उनको पढ़ाते हैं? जी सर। एनएमएस की परीक्षा तो कक्षा 8 वाले, लेकिन हम लोग इसकी तैयारी कक्षा 6 से ही कराते हैं। जी सर। जब हम विषय को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं कक्षा 6 से, जी सर। तो वहीं सर इस पे फोकस करते हुए बच्चों को उसी प्रकार से प्रयोग के माध्यम से और उनको विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो कक्षा 6, फिर कक्षा 7, फिर कक्षा 8 में बच्चे प्रवेश लेते हैं जी। तो उस स्तर तक उनका स्तर लगभग उस स्तर के बराबर आ जाता है जहाँ पर वो एनएमएस की परीक्षा दे सकते हैं। साथ ही साथ जब परीक्षा के 3 से 4 महीने रह जाते हैं तो उनको स्पेशल 1-2 घंटे की क्लास दी जाती है और परीक्षा के 1 या 2 महीने पहले ही हम उनको मॉक टेस्ट कराते हैं, जो लगातार पूरा उसी प्रकार का पैटर्न होता है जैसा उनका परीक्षा में आना होता है जी। तो उससे बच्चों को काफी फायदा मिलता है सीखने। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि परीक्षा भले ही बच्चा कक्षा 8 में देता हो, लेकिन उसकी तैयारी आप कक्षा 6 से ही आरंभ करा दीजिए। जैसे आपका अपना विज्ञान का विषय है, तो विज्ञान जैसे विषय को आप रटाने के बजाय उसको व्यवहारिक रूप से उसको सिखा करके चलते हैं, क्योंकि वैसे भी कक्षा 8 में केवल क्लास 8 के सिलेबस से ही तो क्वेश्चन आते नहीं है, वो तो 6 से लेकर के 8 तक के आते हैं। तो ये बहुत अच्छी रणनीति है, बहुत अच्छी प्लानिंग है। बच्चे को आरंभ से लेकर के सर, ये जो देहाती क्षेत्र से बच्चे आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे तो निश्चित तौर से ऐसे आते होंगे जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते होंगे, जिनके यहाँ पता लगता है कि पीढ़ियों से कोई नहीं पढ़ा है, और उन बच्चों को विज्ञान सिखाते। अब वो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये रहती होगी कि घर पर कहीं भी अटकते होंगे तो उनको कोई हेल्प करने वाला, वो सीधे आपसे ही आकर के, तो ऐसे बच्चों को डील करने में बहुत प्रॉब्लम है। कैसे करते सर? ऐसे बच्चों के लिए हमारा क्लास वाइज ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जी सर। तो उन पर भी उनको कुछ मटेरियल दिया जाता है और कुछ उनके प्रश्न होते हैं, कुछ जिज्ञासा होती है, तो उसके माध्यम से उनको उत्तर दिया जाता है। प्रश्न लेकर आते हैं, अपनी जिज्ञासा लेकर आते हैं, तो कक्षा में उनको पुनः उसको दोबारा समझाकर उनके प्रश्नों को, जिज्ञासा को शांत किया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, इनको विज्ञान पढ़ने में मजा भी आता है और इनके पास बहुत सारे साधन उपलब्ध होते हैं, क्योंकि ये परिवेश में रहते हैं। भौतिक परिवेश जो उनका होता है वो शहर वाले बच्चों की तुलना में बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी चीजों को देख कर सीख सकते हैं जो शहर वाले बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन सर ये कर तभी सकते हैं जब आप वो करना सिखाएं, क्योंकि जो बात कह रहे हैं ये बात हमारे हर विद्यालय के ऊपर लागू नहीं। क्योंकि मैंने ज्यादातर विद्यालयों में ये देखा है कि विज्ञान जैसे विषय को जब टीचर, मेरी भी आत्मा रोने लगती है जब टीचर ये कह देता है ये 2 पाठ के प्रश्नोत्तर लिख के लिया, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अब ऐसे बच्चे जो पढ़ करके, ऐसे विज्ञान शिक्षक से जो बच्चे पढ़ करके जाएंगे, वो क्या उसमें खोज करेंगे जाकर के अपने परिवेश में, चाहे कितने भी भौतिक संसाधन उनके पास उपलब्ध हों, उनको प्रयोग करना तो आप यहाँ पर सिखाते हैं कि बायो है, वनस्पति विज्ञान है, आप तो वनस्पति के साथ ही जीते हैं, आप वहां से
सब कुछ देख करके सीख सकते हैं। जीव विज्ञान है, जानवरों पशुओं उनके साथ में ही आपका जीवन पूरा बीतता है। तो ये आप उसको उन बच्चों को यहाँ पर वेल ट्रेन करते हैं कि उनसे वो लर्न करें, तब वो लर्न कर पाते हैं। इसमें आपका रोल मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छा तरीका है सर आपका ये पढ़ाने का। अब आपका जी, तो हम जब अपना कर्म कर रहे हैं, हमारा कर्म है बच्चों को सिखाना जी, तो हमारे पास जो भी अवसर उपलब्ध हैं या जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध होते हैं, उनमें हम बच्चों को सिखाने का पूरा प्रयास कर। केवल ये नहीं कि हाँ आप कर लाना, हम यहाँ कराने के लिए आए ना कि कर लाने। बहुत अच्छा लगा सर। सर इस प्रकार के जब विचार वाले जब हमें शिक्षक मिलते हैं तो मन इतना प्रसन्न हो जाता है। हमें लगता है कि हाँ अभी भी हमारे विभाग में जो विभाग की जो छवि खराब करने वाले वो मात्र 10 ही 15%। आप जैसे ही सोच रखने वाले शिक्षकों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन है क्या कि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली है, उनको पहचान नहीं मिली है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी सोच वाले, जैसे आपने कहा कि कर्म ही पूजा है, और मैं जब आपके क्लास में जब गया था तो आप कर्मी थे। और मैंने तो बल्कि ये देखा कि मैं निकलता चला गया, किसी ने मेरी तरफ ये देखा ही नहीं कि कोई व्यक्ति में जा भी रहा है, सब अपने पढ़ाने में। तो ये चीज ऐसे नहीं है कि ऐसे ही आ गई। आपके प्रधानाध्यापक महोदय ने कहा था कि हमारा टीम वर्क है, हम अपनी साप्ताहिक रूप से मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं। उसमें अगर कहीं पर किसी का कोई ऐसा लूज पॉइंट है, लूज पॉइंट से आई मीन जो है ना कि कहीं किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उस व्यक्ति की समस्या को समस्या की तरीके से लिया। तो ये सारा जो माहौल आपको मिला है, निश्चित तौर से कि शिक्षण कार्य में माहौल का भी बहुत बड़ा रोल होगा। आपका क्या सोच? बड़ा रोल है। और हमारे जो हेड सर हैं जी सर, जी, उनका रोल हम लोगों के बीच में बड़े भाई के जैसा रहता है जी। जहाँ पर हम लोगों को कोई समस्या आती है तो उसका अच्छा गाइडेंस मिलता है और हम आपस में बहुत अच्छे से चर्चा करके जी। समस्याओं का समाधान ढूंढने में लगे रहते हैं और उसका सलूशन भी निकालते हैं। और उन्हीं सलूशन के आधार पर हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और शासन की मंशा के अनुरूप हम अपने बच्चों को जितना अधिक से अधिक देने का उससे ज्यादा देने का प्रयास भी करते हैं। बाकी आप जितना सोचते हैं उससे अधिक देते हैं, और ये आपके कहने में नहीं, ये आपकी कक्षाएं बताती। आज मैंने जब बच्चों से बात, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा। मैंने बच्चों के स्तर से, मेरा विषय अंग्रेजी, और तो मैं तो ज्ञान नहीं जानता हूँ, मैं गणित नहीं जानता, लेकिन मैंने अंग्रेजी में ये सोच करके कि चलो इन बच्चों की एक परीक्षा ले ले, उनके स्तर से काफी आगे के मैंने प्रश्न रख दिए। आप ताज्जुब करेंगे, आधे से ज्यादा क्लास में प्रश्नों के जवाब दे दिए। जो मैं ये सोच करके आया था कि यहाँ से जब बच्चे अटकेंगे तो निश्चित तौर से यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करूंगा, वो चीज बच्चों ने आधे से ज्यादा क्लास में बता दी। तो निश्चित तौर से हर विषय में आपके यहाँ पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, और आप इसी तरीके से अपने विद्यालय को निरंतर नई ऊंचाइयों पर ले जाते रहें। मैं ये शुभकामना आपके लिए भी व्यक्त करता हूँ शिक्षक के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी मुलाकात कराता हूँ एक दूसरे यहाँ के इस प्रकार के टीचर जो कि विद्यालय के प्रति पूरे समर्पण भाव से हर समय लगे रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जयवीर सिंह है। कौन सा विषय है सर आपका? सर मैं संस्कृत और इंग्लिश, यानी एक तरीके से कहा जाए तो आप भाषा ज्ञान, आप संस्कृत के भी, अंग्रेजी के भी, और हिंदी तो आपकी मातृभाषा है ही, हिंदी भी देखते हैं आप। त्रिभाषा सूत्र आपके ऊपर पूरी तरीके से लागू होता है। अच्छी बात है सर। अंग्रेजी मैंने आज पढ़ा करके देखी थी, जिन जिन कक्षाओं में मैंने पढ़ाई, 7 और 8 में पढ़ाई थी, आपने बच्चों को उनके स्तर से तो अभी बहुत आगे, क्योंकि मैंने ग्रामर पर बात की तो ग्रामर पर बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे थे, ट्रांसलेशन पर बात की तो ट्रांसलेशन पर बहुत अच्छा बोल रहे थे, और जब मैंने बच्चों से उनकी पठन क्षमता पर बात की तो पठन क्षमता भी बच्चों की बहुत अच्छी थी। आपकी खुद की भाषा की इच्छा कहाँ तक हुई? संस्कृत आपने कहाँ तक पढ़ी है सर? सर मैंने संस्कृत हाई स्कूल तक पढ़ी है। हाई स्कूल तक केवल? हिंदी कहाँ तक पढ़ी है आपने? हिंदी तो मेरा सब देखा जाए तो इंटर तक रही है। इंटर तक रही है। और इंग्लिश कहाँ तक पढ़ी है? इंग्लिश सर मैं इंग्लिश से एमए। इंग्लिश से एमए है। चलिए, इसी का लाभ जो है ना आपके बच्चों को बहुत अधिक मिल रहा है। इंग्लिश से एमए तो हमें हर तीसरे चौथे विद्यालय मिल जाते हैं, एमए नहीं मिल जाते। अब तो अपने विभाग में इंग्लिश में पीएचडी अगर ढूंढना चाहेंगे तो आपको हर ब्लॉक में 4 से मिल जाए। लेकिन उनके बच्चे सर जो है ना वो वर्णमाला लिख नहीं पाते। तो ऐसी कौन सी आप योजना बना करके चलते हैं कि बच्चे आपके जिस क्लास के हैं अपने विषय में, खास तौर से अंग्रेजी में, क्लास से आगे की तो दक्षता रखते हैं? तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अंग्रेजी मेरा भी विषय है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कौन सी टेक्निक अपनाते हैं। हो सकता है कुछ मुझे भी कुछ नया आइडिया मिल जाए उससे। बताना चाहूंगा सर, इस विषय में अवगत ये कराना चाहता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है जी, एमए मैंने किया हुआ है जी, लेकिन उसके साथ साथ में मैं किताबों का भी अध्ययन करता हूँ, जी, क्योंकि इंग्लिश जो भाषा है जी, एक कठिन भाषा के तौर पर एक मान्यता मिलती है जी, कि भाषा कठिन है, तो उसको कैसे सरलीकृत किया जाए, कैसे इजी किया जाए जी, तो उसके लिए मैं अध्ययन करता हूँ जी, और कुछ वीडियोज हैं जी, उनको भी देखता हूँ और वहाँ से जो अच्छी चीजें मिलती हैं
उनको मैं खुद एक नोट्स बनाता हूँ। आप अपने नोट्स खुद बनाते हैं? और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने संस्कृत को यूट्यूब से सीख करके और उसमें दक्षता हासिल की है। आज अब ये आपकी जो है ना वो लर्निंग के प्रति क्यूरियोसिटी आपने अपने अंदर के स्टूडेंट को भी जिंदा रखा है, और यही कारण है कि आपके अंदर का शिक्षक जो है ना वो बलवान होता चला जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर के शिक्षक को आपके अंदर का विद्यार्थी जो है ना वो हमेशा सपोर्ट कर रहा है। मैं सर एक बात और अपनी जोड़ना चाहूंगा जी, जी। कि आज भी मैं जी। एज ए शिक्षक मतलब पर मैं 2 से 3 घंटे पर डे स्टडी करता हूँ, बहुत अच्छी चीज है। देखिए सर, और हर समय बच्चों के लिए अच्छी चीज ढूंढ के लाता हूँ। तो मतलब यही चीजें हैं जो मैं ये यहाँ से इस विद्यालय से लेकर के जाना चाहता हूँ, और मैं जनपद के दूसरे विद्यालयों, दूसरे शिक्षकों और ऐसे विद्यालयों को जहाँ पर बहुत ज्यादा पीछे हैं जो विद्यालय, वहां पर मैं ये देना चाहता हूँ कि देखिए इस तरीके से अगर आप जो है ना पढ़ाना चाहेंगे, ये टेक्निक यूज करेंगे तो बच्चे जरूर सीखेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। मैं दूसरे विषय पर आ जाता हूँ। ये जो राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है, इसमें भी आपका बहुत योगदान रहता है? उसमें सर मेरा सब्जेक्ट एसएसटी रहता है। एसएसटी रहता है सर, इसमें भी मेरा बहुत गहरी रुचि है इस विषय में, और मैं काफी अध्ययन करता हूँ। हमारे कई मित्र लोग जैसे इलाहाबाद में सर मैंने तैयारी की हुई है। जी जी। और मेरे कई मित्र इलाहाबाद में भी रहते हैं, मैं वहाँ से भी कुछ चीजें लेता हूँ। नई नई किताबें मेरा एक सर एक मतलब एक पैशन है कि मैं हमेशा नई किताब कि बच्चों को किस तरीके से उसमें क्या नया मिल सकता है, और खुद नोट्स बनाता हूँ, उसी नोट्स को जाकर क्लास में पढ़ाता हूँ। तो अब मैं ये कह सकता हूँ निष्कर्ष के रूप में कि बेलासराय गजा, अगर बेलासराय गजा है तो यहाँ के मल्टी टैलेंटेड टीचर्स का भी उसमें बहुत बड़ा रोल। आप एमए किया है आपने इंग्लिश से, संस्कृत आप पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, और एनएमएमएस में आप सोशल हिस्ट्री पढ़ाते हैं। कहाँ इनका तारतम्य बनता है जाकर के? हमें तो कहीं नहीं बनता दिखाई देता, लेकिन इसके बावजूद आप उसके लिए 2-2, 3-3 घंटे स्टडी करते हैं। आप टीचर बनने के बाद भी 2-2, 3-3 घंटे अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि निश्चित तौर से आप अपने बच्चों को बहुत कुछ देना चाहते हैं। आपकी इस आदत का मैं बहुत ज्यादा कायल हूँ। दूसरी चीज मैं यहाँ पर मैं जोड़ना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कुछ ऐसा शेयर करिएगा कि जो सामान्य तरीके से सभी लोगों को जो समस्याएं आती हैं, बच्चों का हमारा देहाती परिवेश है, ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गरीब परिवारों से आए हैं, उन बच्चों की उपस्थिति दूसरे विद्यालयों में तो बहुत खराब रहती है, आपके यहाँ तो बहुत अच्छी रहती है, उसको तो आपने मेंटेन किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं आती होंगी। इस तरीके से उन बच्चों को इतनी ऊंची मंजिल तक आप ले जाते हैं कि एक बार में आपके यहाँ से 12-12 बच्चे एक विद्यालय से, एक क्लास से राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में सिलेक्ट होकर के निकलते हैं। सर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जी सर। मैं इसके बारे में थोड़ा सा व्यापक रूप से आपको बताना चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। सर, मुझे खूब मालूम है कि मैं भी एक ग्रामीण अंचल से पढ़ा हुआ हूँ जी। और हमारे यहाँ विद्यालय में ग्रामीण अंचल से ही बहुत सारे बच्चे आते। आपको हमारे जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने बताया जी। लगभग 11-12 गाँव से बच्चे पढ़ने यहाँ आते हैं जी। तो हमारे विद्यालय पर गार्जियन का, अभिभावक का बहुत बड़ा अपेक्षा है। अपेक्षा बिल्कुल। जब अपेक्षाएं हैं जी, तो हम भी उसके लिए तैयार अपने करना पड़ेगा। जैसी हम पर अपेक्षाएं हैं उसी तरीके से हम उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें, इसके लिए सर हम भी तैयारी करके आते हैं, जागते हैं जी, उनके लिए अध्ययन करते हैं जी। और किस तरीके से कुछ चीजें जो कठिन है उनको कैसे सरलीकृत किया जाए, इजी किया जाए, ताकि हम अपने टैलेंट को, अपने ज्ञान को बच्चों को सरल ढंग से उनको दे सकें। बिल्कुल। तो इस पे हम सब हमारा चिंतन करते रहते हैं, विचार करते हैं। बहुत अच्छा सर। और जहाँ तक आपने अपेक्षा की बात की, ये अपेक्षाएं अभिभावकों की आपसे बनी नहीं है, ये आपने उनके अंदर वो अपेक्षाएं पैदा की हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें इतने अच्छे परिणाम दिए हैं। हर नए परिणाम पर आपसे अपेक्षा करने वालों की संख्या हर बार बढ़ी। जब जब आपका परिणाम आता है तब तब आपसे अपेक्षा करने वालों की संख्या बढ़ती है, चाहे वो बच्चे हों और चाहे वो अभिभावक हों। और बहुत अच्छा लगा कि आप उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए आप रात दिन परिश्रम करते हैं, टीम आपकी मिलकर के परिश्रम करती है और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करती है। निश्चित तौर से जहां इस प्रकार के शिक्षक होंगे, जहां इस प्रकार के प्रबंधनकर्ता होंगे, इस प्रकार के प्रिंसिपल होंगे, निश्चित तौर से वो विद्यालय तरक्की करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके साथ, आपके विद्यालय के साथ। और एक चीज जो आपसे सीख करके मैं जा रहा हूं कि अच्छा शिक्षक तभी बना जा सकता है जब अपने अंदर दोनों को जिंदा रखे हुए, विद्यार्थी को भी और टीचर को भी। आप अपने अंदर इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जिंदा ही नहीं रखे हुए हैं, उनको दिन रात उनको नई एनर्जी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। इस विद्यालय के अगले शिक्षक से
मैं अपने दर्शकों का परिचय कराना चाहता हूं। आप इस विद्यालय में बहुत लगन से कार्य करते हैं और आपकी लगन का योगदान इस विद्यालय में हर जगह दिखाई देता है। मूल रूप से तो आप गणित पढ़ाते हैं सर। शुभ नाम क्या है सर आपका? सर आनंद कुमार। आनंद कुमार आपका नाम है। तो गणित भी एक कठिन विषय के रूप में जाना जाता है और गणित तो इतना कठिन जाना जाता है कि कुछ लोग तो गणित में बहुत ज्यादा अपने आप को भयभीत महसूस करते हैं। शायद मैं भी उनमें से एक हूँ। तो किस तरीके से आप इन बच्चों को गणित जैसे जटिल विषय को, उनकी अवधारणाओं को इतना सहज, इतना सरल करते हैं कि आपके बच्चे कक्षा 8 तक पहुंचते पहुंचते उन सारी की सारी गणित की अवधारणाओं को बहुत अच्छी तरीके से हल कर पाते हैं, जटिल समस्याओं को हल कर पाते हैं। थोड़ा सा पहले आपकी रणनीति में थोड़ा जी सर, गणित कठिन नहीं है, हमारा कहना मानना है ये जी। जो गणित किट है हम लोगों को ऊपर से मिलती है, उसका हम डेली जी क्लास में ले जाते हैं जी। उसी से उस जो भी बीच में हमें उसकी जरूरत पड़ती है उसका इस्तेमाल, और घर पे हम गतिविधि पूरी बनाते हैं घर पे जी। अगली क्लास के लिए हम प्रिपेयर हो जी, अगली प्लानिंग करते हैं जी। और बच्चों को बता के जाते हैं इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ के आइएगा, और नेक्स्ट टाइम हम अपना शिक्षण योजना पूरा तैयार करके प्रिपेयर होके मतलब आपका कहने का मतलब जो है कि आप पूरी तरीके से ELPS का जो है कॉन्सेप्ट को जो है फॉलो करते हैं। बच्चों को जो ऊपर से शासन से हमें गणित किट मिलती है उसका बहुत प्रयोग। अच्छा ठीक है, गणित किट की आपने जो बात चलाई है तो मैं थोड़ा सा ये पूछ लेता हूँ कि गणित किट मैंने तो ये देखा है कि ज्यादातर जगहों पर, ज्यादातर विद्यालयों में धूल भांक रही होती हैं और वहाँ के गणित के शिक्षक से ही जब उनके सारे के सारे जो आइटम्स हैं, क्या इनका यूज है, कैसे करेंगे, तो बहुत कम जगहों पर उनका बता पाते हैं और आप रोजाना उसका प्रयोग करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गणित किट का प्रयोग करके अगर बच्चों को पढ़ाया जाए और बिना गणित किट के प्रयोग के पढ़ाया जाए, कितना अंतर आता है? सर गणित किट का प्रयोग करते हैं तो बच्चे उसमें रुचि लेते हैं जी, उसे और अच्छा तरीके से समझते हैं जी, उसमें खूब मन लगा के पढ़ते हैं जी। और जो भी आकृतियां हैं उसमें सब हमारे पास बना के उनको दिखाते हैं तो एकदम प्रैक्टिकली हो जाता है, थ्योरेटिकल नहीं रहता उसमें, प्रैक्टिकली हो जाता है। और प्रैक्टिकल जहाँ होगा वहाँ बच्चे और मन लगाते हैं जी। गणित के अतिरिक्त आपकी रुचि एग्रीकल्चर में भी है? एग्रीकल्चर और साइंस सर इसलिए थोड़ा हम पढ़ाते हैं क्योंकि हमारा LBD और हमें तो ये LBD के बारे में थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि ये शब्द जब सुनेंगे हमारे दर्शक तो उन्हें ये थोड़ा सा अजब सा लगेगा कि ये नया शब्द अभी जल्दी ही आया है, तो ये LBD को थोड़ा सा समझाने की। LBD सर इसकी फुल फॉर्म है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, करके सीखना। ये जो प्रोग्राम है हमारा समग्र शिक्षा के तहत चलाया जा रहा है जी। और ब्लॉक के 2 ही विद्यालय हमारे चयनित होते हैं, उसमें हमारा विद्यालय है। अरे वाह, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका विद्यालय इसमें चयनित हुआ। तो क्या सरकार इसमें क्या थोड़ा सा और नहीं, थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे क्योंकि इसके बारे में सबको भी जानकारी नहीं है। और ब्लॉक से 2 विद्यालय चयनित होते हैं, क्या क्या सुविधाएं उनको दी जाती हैं, उन विद्यालयों को क्या क्या अपेक्षाएं उन विद्यालयों से रहती हैं जिनको सरकार इतनी सुविधाएं देती है? LBD में सर सारे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन भी है जी, और हम लोग जो प्रैक्टिकल कराते हैं उसका पूरा बच्चों से निकलवाते हैं डॉक्यूमेंटेशन, उसमें जो भी प्रयोग होता है उसमें इसमें कितनी कॉस्ट आई है जी, वो सब मैनेज करते हैं हम लोग जी, बताते हैं बच्चों को, पूरा डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं। उससे पहले हम लोग औजारों के बारे में सब जानकारी, इसमें सारे टूल मतलब जो भी कल्चर के क्षेत्र के जी, कारपेंट्री के हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक के हैं। अब मैं समझ पाया कि जो गवर्नमेंट हमारी NEP के तहत, NEP 2020 के तहत एजुकेशन के वोकेशनलाइजेशन का जो गवर्नमेंट ने वो लक्ष्य रखा है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए। मैं समझता हूँ कि शायद मेन उद्देश्य उसका यही है कि बच्चे को कक्षा 8 से ही यानी जूनियर लेवल से ही बच्चे को रोजगार की तरफ उन्मुख किया जाए और उसमें चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कारपेंट्री हो, चाहे वो दूसरी क्राफ्ट्स हो, उनके लिए आप पेपर करा तो बहुत अच्छा। अच्छा। जब ये कराते हैं तो हमारी जो डेली अपनी अटेंडेंस है उसमें इजाफा। अच्छा, इसका अटेंडेंस से क्या संबंध रहता है? बच्चे इसको करते हैं तो इसमें खूब रुचि से करते हैं इसको। अच्छा अच्छा। और डेली आने की कोशिश करते हैं, तो ज्यादा आने की कोशिश करते हैं। अपने स्कूल से जी डर लगता है जिनको, जी जी, वो आते हैं डेली। तो इससे आपकी एक तो अटेंडेंस बढ़ती है, दूसरे बच्चे अपने आप खुद करके सीखते हैं जी। और निश्चित तौर से
सबसे फर्म लर्निंग होती है, वो वही होती है जो हम करके सीखते हैं। रटी हुई रटा हुआ ज्ञान तो जो है ना कुछ समय के बाद दिमाग से निकल जाता है, लेकिन जो खुद करके हमने सीखा है वो तो हमारे पास काफी समय तक रहता है। इसके अतिरिक्त सर और किस किस विषय पर आप काम करते हैं? सर एनएमएमएस में हम रीजनिंग और ये तो सर बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि अकेले रीजनिंग जो है वो पूरे एनएमएमएस के 50% भाग को कवर। और दूसरी चीज ये है कि रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो बच्चे ने अपने एकेडमिक करियर में कहीं करिकुलम में उसने नहीं पढ़ा होता, तो उसको तो आप जीरो से आरंभ करते होंगे और फिर जीरो से लेकर और वहां तक ले जाना पड़ता होगा। किस तरीके से आप ये सब करने में आप सक्षम हो? सर इसके लिए हम ही अपना यूट्यूब सेशन थोड़ा देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उससे लेते हैं जी। और हमने थोड़ा तैयारी भी की है सर कंपटीशन की आपने खुद तैयारी की नोट्स है? हम अपने बनाते वो हैं। आपके कंपटीशन के समय के नोट्स आपके बने रखे हुए हैं। उनके प्रयोग से हम तो आपको क्या लगता है कि आप रीजनिंग कितने बच्चों को सिखा दे, कितने % बच्चे ऐसे हैं जो रीजनिंग की सारी चीजें, क्योंकि रीजनिंग का कोई छोटा मोटा स्कोप नहीं है, बहुत बड़ा स्कोप है। हाँ काफी इसका विस्तार है। अब विस्तार भी है और वर्बल से लेकर के नॉन वर्बल तक जो है ना दोनों प्रकार की रीजनिंग संभवतः बच्चों की आती भी है। हाँ अपना तो 100% सर देते हैं जी। बाकी 1-2 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं अगर सर जो उसके सर ने बोला है मॉक टेस्ट कराते हैं, मॉक टेस्ट उसमें हम कराते लोग हैं। अलग से क्वेश्चन रखते हैं, तो बच्चों की समस्या आती है तो फिर अलग से उनको पढ़। चलिए सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके विद्यालय में इतने ज्यादा प्रतिभा संपन्न शिक्षकों से, इतने ज्यादा मल्टी टैलेंटेड शिक्षकों से आज मुलाकात हुई। मल्टी टैलेंटेड शिक्षक तो सर दूसरी जगहों पर भी मिल जाते हैं, लेकिन वो मल्टी टैलेंटेड शिक्षक उनकी टैलेंट अपने पास तक रहती है। और आपके विद्यालय में जो भी टैलेंट शिक्षक के अंदर है, जैसे अभी सर से मैं बात कर रहा था तो उनका ये कहना था कि वो घर पर 2 घंटे खुद स्टडी करते हैं, 3 घंटे खुद स्टडी करते हैं। आपने बताया कि आप अपनी प्रिपरेशन घर से करके आते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप लोगों का प्रयास ये है कि हम जितना जानते हैं हमारा स्टूडेंट उससे ज्यादा जाने, उससे ज्यादा जाने, उससे ज्यादा देने की आप कोशिश करते हैं। और यही कारण है सर हम एक श्लोक लेके चलते हैं, जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते। अरे वाह, फल की इच्छा किए बिना हमें तो मेरा मानना है सर जी कर्म करेंगे आप अपने स्वच्छ मन से कर्म करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। और मिल रहा है जी। मिल रहा है मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, क्योंकि आपके विद्यालय का बस यही कहना चाहूंगा मैं कि आपका विद्यालय का एक कोऑर्डिनेशन है, एक टीम भावना है, पूरे स्टाफ में एक भ्रातृत्व भाव है, वो इसी तरीके से बना रहे। और आपको जो आपके प्रधानाध्यापक महोदय से जो कुशल नेतृत्व मिल रहा है, वो नेतृत्व, ये सारी चीजें मिलकर के इस विद्यालय को ऊंचाई पर और ऊंचाई पर एक ऐसा समय आए कि स्काई शुड बी द लिमिट। अपने बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले शिक्षक इस विद्यालय के हमारे साथ बैठे हैं। आपका नाम है श्री पुष्पराज सिंह। जिस प्रकार से इस विद्यालय के सभी शिक्षक मल्टी टैलेंटेड हैं, उसी प्रकार से आपके अंदर भी बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारे गुण, बहुत सारी योग्यताएं आपके अंदर समाहित हैं। मैं समय के दायरे में रह करके कुछ विषयों पर आपसे बात करूंगा। सर पहली चीज तो ये कि जब मैं देखता हूं कि आपको इतने पुरस्कार मिले हैं, 2021 में राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपको राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन किया गया। 2024-25 में आपको एजुकेटर लीडर सम्मान मिला। आपको राज्य स्तर के, जनपद स्तर के बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। आप योगा में भी बहुत अच्छी रुचि रखते हैं, बच्चों को योगा सिखाते भी हैं। और एक विशेष बात जो आपके प्रधानाध्यापक महोदय ने जो मुझे बताई है कि अभी तक उनके कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ, आंधी वर्षा तूफान चाहे कुछ भी आया हो, लेकिन आप समय से विद्यालय आए। इतनी ज्यादा पंक्चुअलिटी आपके अंदर। सर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी, पहले तो एक एक करके आपसे जानकारी लेते हैं कि आपकी योगा में इतनी रुचि जो है ना वो कहाँ से पैदा? नमस्कार सर। जी सर ऐसा है कि योग कर्मसु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है। अरे वाह, तो ऐसा है कि कोई भी काम करने कुशलता लाने के लिए निरंतर उस पर काम करना पड़ता है। जी हम देखते हैं आज की लाइफ में ज्यादातर आदमी या कोई भी शिक्षक या साथी कोई किसी तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, और फिर
उन बीमारियों का इलाज कराने में बहुत सारा पैसा और समय लगता है। जी मेरा ऐसा मानना है कि वो पैसा और समय बचाने के लिए हम पहले से ही अगर अपने शरीर पे या अपने आसपास के जो भी प्रियजन जी। हैं उनसे ये कहें कि भाई योगा की तरफ योगा जाते के हैं। प्रति आप ध्यान दीजिए, जी। तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और आप जो दवाई लेते हैं या उसमें जो समय व्यतीत होता है तो इधर करेंगे जी। तो आप स्वस्थ रहें। तो योग जो है ना वो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत आवश्यक है और जी सर। इसलिए आप यहाँ पर अपने बच्चों के साथ में बच्चों को योगा करा के उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में भी विकास करते हैं और इसके साथ ही साथ आप यहाँ के जो बच्चे जो दिन प्रतिदिन एक नए पायदान पर चढ़ते हैं जाकर के, तो उसमें आपका ये रोल बहुत ज्यादा रहता है। सर जैसे ये तमाम स्तर की जो प्रतियोगिताएं हैं या तमाम स्तर से जो आपको सम्मान प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए क्या आपके अंदर ऐसी कुछ लगन रहती है कि नहीं ये काम भी करना है, ये काम भी करना, ये काम? सर बिना लगन शायद कोई काम संभव नहीं है जी और जब एक बार अचीवमेंट किसी को मिल जाता है, जैसे हम गेम तो बहुत पहले से खिलाते हैं जी और 2017 में पहली बार हमारे बच्चे जब यहाँ जिले पे जीते जी। तो हमें लगा कि भाई हमारे बच्चों के अंदर बहुत अच्छा, आप जो गेम्स हैं वो आप ही सिखाते हैं अपने बच्चों को? जी सर, गेम्स तो हालांकि हमारे पास कोई गेम की स्पेशल डिग्री नहीं है, हम बीएससी एमएससी हैं, मैथ साइंस के हैं जी। लेकिन यहाँ मैथ वाले टीचर बहुत सारे ये दूसरे हमारे अध्यापक साथ, तो उन्होंने कहा कि सर जी। तो 2017-18 में जब पहली बार जिले पे जीते जी। तो मुझे लगा कि यहाँ हमारे बच्चों में बहुत अंदर क्षमता है, जी। ये अच्छा कर सकते हैं। तो 2017-18 में हम लोग स्टेट लेवल पे खेले, उसके बाद 19-20 में 18-19 में हुआ तो भी मंडल चैंपियन रहे, लेकिन आगे कोरोना की वजह से 2 जी। बार स्टेट लेवल का जी गेम नहीं हो पाया जी। इसलिए और नहीं तो 2017 से लेके आज तक जी हर बार मंडल में प्रतिभाग किया। मंडल में हर बार हाँ, प्रतिभाग हर किया बार मंडल में है, प्रतिभाग। स्टेट पर भी किया है जी। और उस जो खेलों की पूरी तैयारी है, योगा की पूरी तैयारी है, ये आप ही कराते हैं। जी सर। और ये आपका ही, मैं ये कहूंगा कि पूरा जो टीम भावना है वो तो है ही, लेकिन खेल की जो उपलब्धियां हैं उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल। कैसा लगता है जब आपको ये लगता है कि आपका बच्चा ब्लॉक स्तर से सफल हुआ, तो वहीं से आपके अंदर एक लगन पैदा हो जाती होगी, अब तो डिस्ट्रिक्ट का टारगेट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर एकदम से मंडल का टारगेट है, तो कैसा लगता है जब आपके बच्चे इतने ऊंचे स्तर से सफल होकर के आते हैं? एक शिक्षक के रूप में कैसा फील करते हैं आपसे? सर जब बच्चे अच्छा करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जी। हमारे बच्चे, अब ये ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चे, कई बार सब बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्रुखाबाद से आगे कभी नहीं गए जी। और जब हम बच्चों को ले जाते हैं बाहर मंडल स्टेट पे, उनसे पूछते हैं भाई कानपुर आप कभी आए कि नहीं सर हम तो ट्रेन पे भी नहीं बैठे हैं, तो उनका ये अनुभव, अब जब बच्चे जो उपलब्धियां हासिल करते हैं जी तो हमारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और बच्चों कभी कभी बच्चे हमसे भी कहते हैं सर हमसे कंपटीशन कर लीजिए। हाँ बिल्कुल। तो बच्चों को प्रेरणा देने के लिए हम बच्चों के साथ खेलते भी हैं। बिल्कुल खेलना चाहिए। हाँ, तो बच्चे जैसे तो जब बच्चे स्टेट तक पहुंच गए हैं, बहुत सारे बच्चे, तो उनको देख देख के, लेकिन कहीं छोटी सी माइनर अगर गलती रहती है तो उनके साथ हम खुद खेल करके और बच्चों को विशेष आनंद भी आता है, जी। चाहे भले ही वो एकेडमिक हो और चाहे आपका फिजिकल हो, जब उन्हें ये लगता है कि उन्होंने अपने गुरुजी से ज्यादा अच्छा कर लिया, तो फिर उनको बहुत अंदर से संतोष मिलता है, बहुत आनंद आता है कि हमने तो आज गुरुजी को ही हरा दिया। बिल्कुल। आपने ये खासतौर से खेलों में आपने जरूर इसको रियलाइज किया होगा। जी। चलिए सर, बहुत अच्छा आप इस तरीके से समर्पित होकर के और खास तौर से एक मैसेज सबको देते हुए कि हमें पंक्चुअल रहना है, अपने कार्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहना है, अपने कार्य के प्रति ज्यादा से ज्यादा अपना अधिक से अधिक इष्टतम आपको विद्यालय को और बच्चों को देना है। ये जो भावना आपके अंदर है, शायद इस विद्यालय को जो इतना नाम मिला है उसमें आपकी इस भावना, आपके पूरे स्टाफ की इस भावना का भी बहुत बड़ा रोल है। और मैं आपके इस पूरे विद्यालय के अंदर जो टीचर्स का कमिटमेंट है, मैं उसको नमन करता हूं और मैं ये शुभकामनाएं देता हूं इस विद्यालय को कि ये विद्यालय बहुत शीघ्र ही हमारे प्रदेश के जो गिने चुने विद्यालय हैं जिनका नाम लिया जाता है, उनमें इस विद्यालय का नाम लिया जाए। मेरे कार्यकाल में अगर लिया जाता है तो मुझे इसकी बहुत खुशी होगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आपकी मुलाकात इस विद्यालय के उन प्रतिभाशाली छात्रों से कराना चाहता हूं जिन बच्चों ने इस साल NMMS अर्थात राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा को पास ही नहीं किया है, बल्कि बहुत अच्छे अंकों से पास किया है। और इस विद्यालय का ही नहीं बल्कि हमारे
जनपद का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन किया है। मैं इन बच्चों से बात कर रहा हूं और बात करने के बाद मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इन बच्चों ने किस तरीके से ये तैयारी। सबसे पहले आ जाते हैं, बेटा क्या नाम है आपका? गायत्री। आपने ये परीक्षा पास, आपको कैसे पता चला था, किसने बताया था कि आपको ये परीक्षा पास करनी चाहिए? इसकी जानकारी आपको किसने दी थी? हमारे स्कूल के सब लोगों ने दी थी। क्या बताया था? कि इस परीक्षा से पास करने से छात्रवृत्ति मिलती है। इससे छात्रवृत्ति मिलती है। अब आपको पता लग गया कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी? सर कितनी मिलेगी? सर हर महीने 1000 रुपए आएंगे 4 साल तक 48,000 रुपए। क्या करोगे उन 48,000 रुपए का? सर पढ़ाई के लिए खर्च करो। आपने चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास कर ली है तो निश्चित तौर से आपके अंदर प्रतिभा तो है। क्या बनना चाहेंगी पढ़ने के बाद? सर अब मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना है। अरे बहुत अच्छा बेटा। देखिए, जब तक व्यक्ति ऊंचा सपना नहीं देखता है, ऊंचा ख्वाब नहीं देखता है, तब तक वो अपने उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता। आपने इतना बड़ा सपना देखा है, इस तौर से आप एक दिन सिविल सर्विस की पास करेंगी। आप अभी से ये मान के चलिएगा कि आपको पास करना है और पास करें। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर सफल हुई हैं तो आप हर स्तर पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको मेरी, और इसी तरीके से आप ये तैयारी करते हैं। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? अंशुल राजपूत। और आपने ये परीक्षा पास की है। आपको इस परीक्षा में सबसे कठिन विषय कौन सा लगता था? गणित लगता था। तो गणित की समस्याएं आप कैसे हल करते थे? जो सवाल नहीं आते थे सर से स्कूल में पूछते। अच्छा। और घर पर भी कोई आपकी हेल्प कर देता था? घर पर मोबाइल से देख लेते थे। मोबाइल से देख लेते थे। मोबाइल से कैसे देखने को मिल जाते थे? मोबाइल से पाठ का नाम और क्लास का नाम डालते थे। हाँ, आ जाता था। क्या यहाँ के टीचर्स ने भी कोई ऐसा कुछ ग्रुप वगैरह बनाया था जिसमें क्या बनाया? सर ने बनाया था, उसमें भेजते थे। उसमें सामग्री भेजते थे। बहुत अच्छा। तो अब आपने आगे एडमिशन कहाँ लेने के लिए सोचा है? मंजना में। आप अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद क्या बनना चाहें? सर डॉक्टर बनना चाहें। बहुत अच्छा, आप कामनाएं, आप निश्चित तौर से डॉक्टर बने। आपका नाम क्या है बेटा? कशिश। ठीक। आपको कौन सा विषय ज्यादा कठिन लगता था पढ़ते समय? रीजनिंग कठिन लगती थी। तो रीजनिंग में आपकी हेल्प कौन करता था? मिस्टर आनंद सर करते थे। आपको रीजनिंग जब कठिन लगती थी, क्या मैथ आपको कठिन नहीं लगता? मैथ नहीं लगता था। अच्छा, घर पर कोई भी आप ऐसा व्यक्ति था जो आपकी मदद करता हो? सर नहीं, मोबाइल से सर कर लेते थे। मोबाइल से कर लेते। और बाद बाकी जो समस्याएं होती थी उनको यहाँ पर आकर के। आपको कितना विश्वास था जब आप अपनी तैयारी कर रहे थे कि हम निश्चित तौर से परीक्षा पास कर? विश्वास था, हो जाएगा। विश्वास था। तो इस विश्वास को बनाने में किसकी भूमिका रहती? सभी लोगों की, पूरे स्टाफ की। इन्होंने बिल्कुल आपके अंदर कूट के भर दिया था कि ये परीक्षा आप पास करेंगे ही करेंगे। बहुत अच्छा जो है ना, ऐसे शिक्षकों को भी उन्होंने इतना ज्यादा आशान्वित कर दिया, एक सपना आपको दिखाया और वो सपना आपने साकार किया। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप इससे भी बड़े बड़े सपने देखें और उनको प्राप्त भी करें। वैसे आपका सपना है क्या आगे बढ़ने का? मेरी बचपन से यही तमन्ना रही है कि मैं भारतीय सेना में देश की रक्षा करूं। भारतीय सेना में जाकर के देश की रक्षा करें। तो उसमें आर्मी ऑफिसर के रूप में आप जाना चाहते हैं? चलिए, बहुत अच्छा है कि आपने देश की सेवा का जज्बा आपके अंदर सेना में लाने का है। आप निश्चित तौर से इसमें सफल हो। आपका नाम क्या बेटा? अमन कुमार। ठीक। तो आपको ऐसा कब महसूस होने लगा था कि आप परीक्षा पास कर रहे हैं? पढ़ते थे जी, तभी हमको महसूस होता था। कैसे महसूस होने लगा था? रीजनिंग सब लगाते थे, मैथ सब क्लियर थी। तो ज्यादातर प्रश्न उसमें से सही जाते थे। हाँ। तो आपको लगता था कि मैं तो तैयारी कर लूंगा और मैं पास भी कर लूंगा। हाँ। जब कोई ज्यादा समस्याएं आती थी तब क्या करते थे? सर लोगों से पूछते थे। अच्छा, आप जब घर पे पढ़ाई कर रहे होते थे तो घर वाले ये नहीं कहते थे कि आप इतने बड़े हो गए हो और पूरे 2-3 घंटे बैठे रहते हो, थोड़ा सा खेत में भी मदद करवा दिया करो? नहीं, घर वाले केवल पढ़ाई करने को कहते हैं। केवल पढ़ाई करने को कहते हैं। तो आप बहुत सौभाग्यशाली है बेटा कि इस प्रकार के घर वाले, इस प्रकार के आपको पेरेंट्स मिले जो शिक्षा के महत्व को समझते हैं। अन्यथा होता यह है कि सुदूर ग्रामीण अंचल में जो अभिभावक हैं उनका पूरा फोकस ये रहता है कि जब बच्चा अर्निंग हैंड हो जाए, कमाने लायक हो जाए तो हमारी मदद करे। और आपको ऐसे हैं तो निश्चित तौर से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्या लक्ष्य बनाया है हिंदी का? मैं भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनूंगा। अरे बहुत अच्छा, असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हो और आप बिल्कुल आप इसमें सफल होंगे। आपका नाम क्या है बेटा? जतिन कुमार। आपको कौन सा विषय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? सर गणित सबसे अच्छा लगता है। गणित तो बहुत कठिन विषय हो। लोगों से सर पूछते थे समझते थे तो सरल लगता है। आपको गणित कब से सरल लगने लगा था? जब से सर पढ़े स्कूल में सर ने समझाया। कौन सी क्लास, अगर हम क्लास पूछें तो कौन सी क्लास से गणित सरल लगने लगा?
2 से ही सरल लगने लगा। तो जिस व्यक्ति को कक्षा 2 से गणित सरल लगने लगेगा तो उसके लिए तो फिर जीवन की आगे की जो भी है, क्योंकि गणित जो है वो किसी भी प्रकार के कंपटीशन में आप जाएंगे तो गणित का बहुत बड़ा रोल होता है और गणित आपको सरल लगने लगा। तो आपने अभी तो ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास की है, निश्चित तौर से ऐसी कई परीक्षाएं आप पास करें और आप इन परीक्षाओं को पास करके आप क्या बनना चाहेंगे अपने लाइफ में? सर पुलिस में जाना चाहते हैं। पुलिस में जाना चाहते हैं, पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आपने चयन किया है, हाइट भी आपकी अच्छी है, आप निश्चित तौर से पुलिस ऑफिसर बने, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बेटा आपका क्या नाम है? आर्यन। आर्यन। अच्छा, आपका कौन सा विषय सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है? गणित। आपका भी गणित है। अंग्रेजी कैसी है? अंग्रेजी ठीक है? ठीक है या अच्छी है? जी सबने पढ़ाया हुआ अच्छी होने लगी। अच्छी होने लगी है, अच्छी बात है। ये एनएमएमएस की परीक्षा, राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्र, आपको कब लगने लगा था कि आप पास कर जाएंगे? शुरुआत में तो थोड़ी तैयारी की गई थी, फिर बाद में सर ने पेपर सर निकलवा के लाते थे, उससे मॉक टेस्ट जो करवाते थे जी, उसमें नंबर ठीक उसमें जब नंबर आपके अच्छे आने लगे तो आपको ये विश्वास हो गया कि अब तो हम पास कर ही जाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। आपके घर से कितना सहयोग मिला आपको? से भी कभी कभी दीदी आपकी किस क्लास में पढ़ती हैं? बीटीज कर रही हैं, तो उनके जो सब्जेक्ट था उनका अपना, तो उसमें वो आपकी हेल्प करती। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? खेती काम करते हैं। तो आपसे नहीं कहा कि आप तो इतने बड़े हो गए, हमारे इतने बड़े हो गए, लंबे हो गए हैं कि खेत में काम किया करो? वो कहते नहीं थे, जब पढ़ लेते थे तो खुद चले जाते थे। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि जब पढ़ लेते थे तो हम खुद चले जाते थे, क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम जिन परिवारों में पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप जो है, आप जिस स्तर से आए वो इस स्तर के हैं तो उन्हें आपकी आवश्यकता है, आपकी हेल्प, और आप अपने विद्यालय का है, स्टडी का है, वो कार्य निपटा करके और आप अपने माता पिता की मदद भी उनके काम में करते रहे। तो ये आपकी बहुत अच्छी सोच है और ये सोच आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। क्या बनना चाहते हो आप? इंजीनियर बनना चाहते हो? निश्चित तौर से आप इंजीनियर, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।